तो क्लास 12 की फिजिक्स फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आप सभी लोगों को मैंने इकाई नंबर 3 जो है पढ़ाना शुरू किया है, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। तो गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र चैप्टर के अंतर्गत अगर हम बात करें तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया है चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है, ऑस्टेड के प्रयोग को भी मैंने बताया था, और उसके बाद मैंने आप लोगों को बायो-सेवर्ट का नियम बताया था। और बायो-सेवर्ट के नियम के बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को मैंने बताया था μ0 और ε0 में संबंध, ठीक है, या μ0 और ε0 में संबंध। उसके बाद एक क्वेश्चन और बताया था, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ की हथेली का नियम भी बताया था। ठीक है, आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग हम शुरू कर रहे हैं आज से। और पहले लेक्चर में बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास बहुत ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे क्योंकि आप लोग बोर होने लगते हो, तो कम क्लास में ज़्यादा कुछ बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैंने अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है, परिमित लंबाई की रिजरेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर उठा के देख लीजिए, कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। बहुत ही सरल लैंग्वेज में और बहुत ही कम समय में इस डेरिवेशन को हम डिस्कस करने वाले हैं। हम क्या करते हैं, परिमित लंबाई के कारण रिजरेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हम एक धारावाही चालक तार ले लेते हैं। ठीक, धारावाही चालक तार का नाम मान लीजिए CD है आपका, इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। फिर धारावाही चालक तार से R मीटर की दूरी पर, धारावाही चालक तार से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं। ये कितनी मीटर की दूरी पर है, R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं। ठीक, इस बिंदु P पर इस धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न क्या निकालना, चुंबकीय क्षेत्र। देखिए ऑस्टेड में तो बताया था कि जब किसी धारावाही चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो तुमको चुंबकीय क्षेत्र इस धारावाही चालक तार से R मीटर की दूरी बिंदु P पर निकालना है। क्लियर। और ये जो बिंदु P है वो इस CD चालक तार पर जो ये रेखा खींची गई है, ये क्या है भाई, लंब है, लंबवत हम मान के चलते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए बायो-सेवर्ट के नियम के ये अनुप्रयोग हम पढ़ें, और बायो-सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग, बायो-सेवर्ट के नियम में ये बताया गया है कि जब भी किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालना होता है तो सबसे पहले धारावाही चालक के अल्पांश अवयव के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। यही तो बायो-सेवर्ट के नियम में पढ़ा है। तो यहाँ पर जो धारावाही चालक तार CD है, इसका एक अल्पांश भाग भैया ले लेंगे हम। ठीक, ये अल्पांश भाग ले लिया, इसकी लंबाई को हम डेल L मान लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं EF। क्लियर। अब E को हम किससे मिला देते हैं, P से मिला देते हैं, और इस डिस्टेंस को हम कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और ये एंगल कितना मान लेते हैं, फाई। समझते जाना, ये सब आपको हिंदी में लिख लेना है कि माना ये चीज़। EP की लंबाई कितनी मानी, x, और जो ये एंगल बन रहा है EP, और इसको नाम दे दीजिए O। EPO एंगल जो बन रहा है वो फाई हो जाएगा। उसके बाद जो हमने डेल L, ये जो डेल L लंबाई का अवयव माना है, इसके दूसरे सिरे को बिंदु P से मिलाते हैं। तो चूँकि ये अल्प लंबाई है यानी अल्प अवयव है, तो जो बिंदु P पर कोण बनाएगा वो भी अल्प बनाएगा, यानी मान लेते हैं कि डेल फाई बनाएगा। कितना बना रहा है, डेल फाई बना रहा है। अब आगे देखिए हमें करना क्या है, बिंदु E से सामने वाली रेखा पर लंब खींच देंगे। यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं EM, ये मैंने लंब खींच दिया। और जो ये एंगल बन रहा है जो कि अल्प अवयव है, तो एंगल जो बनाएगा बहुत ही अल्प बनाएगा, और इस एंगल को नाम दे देते हैं थीटा। ये कोण कितना बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो सबसे पहले मेरा टारगेट क्या होगा, इस अल्प लंबाई के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अगर इस अल्प लंबाई के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हम निकाल लेते हैं तो हम संपूर्ण धारावाही चालक तार CD के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आसानी के साथ निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब अल्प लंबाई के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा तो संपूर्ण लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालना होगा, समाकलन करना बस। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे बायो-सेवर्ट के नियम से माना जाना सब आप लिख लेना, जो मैंने बोला वही सब मानना है। ठीक है, बायो-सेवर्ट के बाकी चीज़ मैंने देखो ऊपर लिखी दी है, जितना मेन है। यहाँ ज़्यादा जगह नहीं इसलिए थोड़ा कम लिख देते हैं, लेकिन फिर भी मतलब भर का लिख देते हैं। बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार, बायो-सेवर्ट के नियमानुसार, ठीक, डेल L लंबाई के कारण, डेल L लंबाई, डेल L क्या लंबाई क्या है, बहुत अल्प अवयव है। डेल L लंबाई के कारण यहाँ पर लिखेंगे डेल L लंबाई के कारण, डेल L लंबाई के कारण कहाँ पर भाई, बिंदु P पर। कहाँ पर भाई, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये हम किससे निकालें, बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसको हम क्या कहेंगे, देखो अगर अल्प लंबाई के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालें वो भी अल्प होगी। अल्प को हम लिखते हैं भैया डेल आगे लगा दें, बस चुंबकीय क्षेत्र को B से लिखते हैं।
तो यहाँ पर इधर लिख देते हैं थोड़ा सा, डेल बी बराबर बायो सेवर्ट के नियम में बताया गया म्यू 0 अपान में 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपान में कितना होता है दूरी, डिस्टेंस इस अल्प अवयव से पी तक की जो डिस्टेंस वो कितनी है x, तो दूरी का स्क्वायर होता है। क्लियर, तो x स्क्वायर कर दिया। अब अगर यहाँ पर आ जाएं तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर देखिए, आपको मैथमेटिकली कक्षा 10 में त्रिकोणमिति पढ़ी होगी, उसका यूज होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक त्रिभुज हमारे पास बन रहा है EMF एक त्रिभुज बन रहा है। अगर इस त्रिभुज को सीधा करके ऐसे हम बना लें, ऐसे समझिएगा, तो ये M है आपका, ठीक है, ये F है आपका और ये आपका E है, ठीक है। यहाँ पर FM और यहाँ पर देखिए FE, ठीक है, FE और MF के बीच जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। इसी त्रिभुज को केवल सीधा करके बना दिया जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। क्लियर, अब ये वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री EMF, तो EMF ये कोण 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री सामने भुजा क्या होती है, कड़ होती है, तो इसको हम कड़ मान सकते हैं। क्लियर, जो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री के सामने भुजा है कड़, इसका मान कितना है डेल एल है, तो यहाँ पर हम डेल एल व्यक्त कर सकते हैं। तो हमको कड़ पता है, लंब पता नहीं। अगर यहाँ पर हम साइन थीटा लगा दें तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़, थीटा के सामने भुजा लंब हो जाएगी हमारी कितनी EM हो जाएगी। और अगर कड़ की बात करें तो कड़ 90 डिग्री के सामने भुजा, क्योंकि ये रेखा लंब डाली गई तो ये कोण 90 होगा, इसके सामने भुजा जो कड़ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी डेल एल। तो जब गुणा करेंगे तो EM का मान कितना आ जाएगा, EM इसके नीचे एक मान कैसे गुणा कीजिए, डेल एल का गुणा इधर से हो जाएगा तो ये हो जाएगा डेल एल साइन थीटा। EM का मान कितना हो जाएगा डेल एल साइन थीटा। आई कुछ बात समझ में। अब EM का मान अभी निकला नहीं, इसके लिए हम पुनः जो है नीचे वाला एक त्रिभुज ले लेंगे EMP, पुनः लिखेंगे त्रिभुज EMP में अगर देखें तो ये कोण 90 डिग्री होगा, इसके सामने भुजा ये कड़ होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जब हम मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए एंगल के सामने भुजा ये लंब हो जाएगी और 90 डिग्री के सामने भुजा ये कड़ हो जाएगी। जब लंब और कड़ पता होता है तो हम साइन थीटा लगाते हैं, तो लिखेंगे साइन थीटा के स्थान पर यहाँ पर कितना है डेल फाई है, डेल फाई बहुत छोटा कोण है, ठीक है। आगे अगर बात करें तो लंब बटे कड़, थीटा के सामने भुजा लंब हो जाएगी EM बटे में, कड़ की अगर बात करें तो 90 डिग्री के सामने भुजा कड़ हो जाएगी x। तो यहाँ से जो EM की वैल्यू निकालेंगे, इसके नीचे गुणा करके कैंची गुणा करेंगे तो आ जाएगा x। डेल फाई बहुत छोटा कोण इसलिए जया को हम छोड़ सकते हैं, तो साइन डेल फाई के स्थान पर ओनली हम डेल फाई भी लिख सकते हैं। तो अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पर अगर हम देखें तो EM बराबर कितना आया है डेल एल साइन थीटा आया, और यहाँ EM बराबर कितना आया x डेल फाई आया। तो इस समीकरण से और इस समीकरण से हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि जो डेल एल साइन थीटा होगा वो किसके बराबर होगा x डेल फाई के बराबर होगा, क्योंकि EM का मान डेल एल साइन थीटा आया और EM का मान x डेल फाई आएगा, तो जो x डेल फाई होगा वो डेल एल साइन थीटा के बराबर ही तो होगा। दोनों रिलेशन से दो बार त्रिभुज लिया गया। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर लिखेंगे परंतु, क्या लिखेंगे, परंतु जो डेल एल साइन थीटा की वैल्यू आई है वो किसके बराबर आई है, तो आप कहोगे EM के बराबर आई है, और EM की वैल्यू कितनी है दूसरी समीकरण में x डेल फाई आई है। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तब ये आपका डेल बी बराबर निकल के आ जाएगा म्यू 0 अपान में 4 पाई, देखिए ये आई हो जाएगा। डेल एल साइन थीटा के स्थान पर तुम लिख सकते हो x डेल फाई, कितना लिख सकते हो x डेल फाई बटे में आ जाओ, कितना है x स्क्वायर, एक x से एक x कैंसिल, एक x बच जाएगा। डेल बी बराबर आपका आ गया म्यू 0 अपान में 4 पाई, और ये हो जाएगा आई डेल फाई, और बटे में कितना हो जाएगा x भी हमारी मानी हुई वैल्यू है, ठीक है। तो जब हम इस त्रिभुज में आ जाएंगे, फिर एक और त्रिभुज लेंगे EOP, त्रिभुज EOP में आ जाएंगे। तो त्रिभुज EOP में अगर देखें तो ये फाई एंगल है, इसके सामने भुजा लंब है, ये 90 डिग्री का हमने कहा था लंबवत रेखा खींची गई, 90 डिग्री के सामने भुजा ये कड़ हो जाएगी। समझते जाना भैया, पूरा फोकस इधर रहेगा तभी मेरी बात समझ आएगी। अब ये नीचे वाला त्रिभुज ले रहे हैं, इसमें हमें देखो 90 डिग्री के सामने भुजा कड़ पता है, कोण के सामने भुजा लंब नहीं पता लेकिन आधार पता है। तो जब हमें आधार और कड़ पता होता है तो हम कॉस थीटा लगाते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है फाई, थीटा के स्थान पर फाई है, कॉस फाई बराबर आधार बटे कड़। तो देखिए कोण के सामने भुजा तो लंब हो जाएगी, 90 डिग्री से हमें कड़ हो जाएगी, तो आधार क्या होगी r, तो आधार हो जाएगी हमारी r, और बटे में कड़ की बात करें तो कड़ हो जाएगा हमारा x। क्लियर, हमको किसकी वैल्यू निकालना है
एक्स की वैल्यू निकालना है तो एक्स इधर ट्रांसफर कर देंगे, कॉस फाई बटे में आ जाएगा, आर बटे में कितना हो जाएगा, कॉस फाई। क्लियर हुई इतनी बात। चलिए वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि जो x की वैल्यू आई है वो r बटे कितनी आई है, कॉस फाई। तो आपका जो डेल बी का मान हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू 0 अपान में 4 पाई। ठीक है, ये हो जाएगा i और ये आपका हो जाएगा डेल x। क्लियर, डेल फाई है, मैं डेल x लिख रहा हूँ, डेल फाई है। और यहाँ पर देखिए x के स्थान पर तो कितना लिखा जा सकता है, r अपान में कॉस फाई। कॉस फाई ऊपर चला जाएगा, डेल बी बराबर हो जाएगा म्यू 0 अपान में 4 पाई। अगर देखें तो ये हो जाएगा आई, कॉस फाई ऊपर चला गया और इनटू में डेल फाई और बटे में कितना हो जाएगा, आर। ये जो चुंबकीय क्षेत्र आया है ये इस परिमित लंबाई के धारावाही चालक का जो अल्पांश अवयव डेल लंबाई का है, इस अल्पांश अवयव डेल लंबाई के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र आया। आपको क्या चाहिए, इस पूरी परिमित लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो अगर हमको पूरी लंबाई के कारण धारावाही चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो जो धारावाही चालक तार का जो अंत बिंदु डी है और सी है इसको हमें बिंदु पी से मिलाना पड़ेगा, क्योंकि जब अल्पांश लंबाई के कारण निकाला तो इसके अंत बिंदुओं को बिंदु पी से मिला करके इस अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया। अब संपूर्ण धारावाही चालक तार के कारण निकालना है तो इसके अंत बिंदुओं को बिंदु पी से मिलाएंगे। ठीक है, और लिमिट निर्धारित करेंगे तभी निकल के आएगा भाई। तो इधर आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि इसे मुझे रफ करना पड़ेगा जो मैंने कैलकुलेशन किया है। ठीक है ना, तभी मेरा पूरा आ पाएगा यहाँ पर। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे अतः संपूर्ण चालक के कारण कहाँ पर भाई, बिंदु P पर उत्पन्न क्या भाई, चुंबकीय क्षेत्र। तो जो अल्पांश भाग के कारण है इसका समाकलन कर देंगे तो b बराबर समाकलन ऑफ किसका हो जाएगा, अल्पांश अवयव के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आया म्यू 0 अपान में 4 पाई आई कॉस फाई डेल फाई और बटे में कितना हो जाएगा, r। अब यहाँ पर लिमिट आपको निर्धारित करनी है। देखिए जब p को आप मिलाओगे किससे भाई, c से, और p को जब मिलाओगे d से, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल, ठीक है, इस भुजा से यहाँ तक का एंगल हम मान लेते हैं फाई 2। क्लियर, ये छोटा एंगल नहीं, ये पूरा एंगल की बात मैं कर रहा हूँ। और यहाँ से लेकर यहाँ तक के एंगल की हम बात करते हैं फाई 1। तो अगर देखें तो हम C से D तक निकाल रहे हैं तो लिमिट हो जाएगी फाई 1 से फाई 2। तो यहाँ पर लिमिट रख देंगे फाई 1 से फाई 2। लेकिन याद रखना ये रेखा चूँकि लंब है और ये वाइच की ऋण दिशा में एंगल है, इसलिए इस एंगल को हम फाई 1 लेंगे। ये वाइच की धन दिशा में एंगल है, इसलिए फाई 2 प्लस का लिया जाएगा। कुछ बात समझ में आई। अब जब समाकलन करेंगे तो b बराबर म्यू 0 अपान में 4 पाई, जो कांस्टेंट वैल्यू होगी उसको बाहर निकाल लेंगे। डेल फाई है, मतलब फाई के सापेक्ष समाकलन करना है तो फाई वाले पदों को अंदर रखना, बाकी को बाहर निकाल लेना। तो म्यू 0 अपान 4 पाई बाहर आ जाएगा, आई बाहर आ जाएगा, अपान में r बाहर आ जाएगा और समाकलन हो जाएगा कॉस फाई का फाई के रिस्पेक्ट में। कॉस फाई डेल फाई का मतलब फाई के रिस्पेक्ट में कॉस फाई का समाकलन करना है। लिमिट हो जाएगी माइनस फाई 1 से फाई 2। चलिए समाकलन करते हैं, उधर अभी रफ करना पड़ेगा, ठीक, नहीं तो आएगा नहीं। ये बड़ा डेरिवेशन है ना, थोड़ा सा दिखने में छोटा सा लग रहा है लेकिन है बड़ा, इम्पोर्टेंट भी है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। चलिए भाई इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे b बराबर म्यू 0 अपान में 4 पाई आई अपान में r। कॉस फाई का समाकलन सभी को पता है साइन फाई होता है, तो समाकलन कितना हो जाएगा, साइन फाई। लिमिट कितनी है, माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2। जब समाकलन हो जाता है तो सबसे पहले फलन में अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट। तो ये आपका हो जाएगा म्यू 0 अपान में 4 पाई आई अपान में r साइन, इस फाई के स्थान पर पहले अपर लिमिट यानी फाई 2 पुट करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, इस फाई के स्थान पर लोअर लिमिट यानी माइनस का फाई 1 पुट करेंगे। क्लियर, तो b बराबर आपका कितना हो जाएगा, म्यू 0 अपान में 4 पाई आई अपान में r और ये हो जाएगा साइन फाई 2। देखिए साइन माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, तो ये जब माइनस आ जाएगा तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन फाई 1, वो भी प्लस का। इस तरीके से आपको यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त हो गया, यानी चुंबकीय क्षेत्र
पता हो गया। ये जो व्यंजक आया है ये परिमित लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आया है या उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आया हुआ है। किया क्या गया, पहले अल्पांश अवयव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला गया है और उसके बाद पूरी परिमित लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकाला गया है। अगर किसी को कहीं समस्या है तो वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देख सकता है, बाकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, आपके समक्ष है। ठीक, क्योंकि आप लोग कमेंट क्या करते हो कि सर स्क्रीनशॉट लेने का मौका नहीं देते हैं, तो मैंने पूरा मौका दे दिया है और इसका निगमन बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। उम्मीद है कि क्लास पसंद आई होगी। क्लास भैया पसंद आया करे तो लाइक कर दिया करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्लास में आपको हम मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।